तो चलो ध्यान देना। आपको बता दूं कि इतिहास के जनक, आपको बताए हैं कि इतिहास के जो जनक हैं हेरोडोटस, उनकी किताब यानी कि उनकी पुस्तक जो मिली है हिस्टोरिका, उसमें इतिहास को 3 कालखंडों में बाँटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है अज्ञात से 3000 ईसा पूर्व तक, और आद्य ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है। और ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है 600 ईसा 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से 1950 ईस्वी तक, 1950 ईस्वी तक। इतना तो सब बता चुके थे, आपको समझ में आ रहा है? इनके टाइम पीरियड्स देख लिए। इसमें हमको पढ़ना था जो आपको बताए थे, ध्यान दीजिएगा कि प्राग ऐतिहासिक काल में जो हमको पढ़ना है पाषाण काल, पाषाण काल, ठीक है ना। इस पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण काल को हमने कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और उसमें ध्यान दीजिएगा, नव पाषाण काल जाते जाते मानव ने तांबा का खोज किया, तो ध्यान दीजिएगा एक और जुड़ता है ताम्र पाषाण काल। ध्यान दीजिएगा, मानव द्वारा पहली प्रयोग में लाई जाने वाली जो धातु है वो तांबा है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इस सभ्यता को ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखना, इस आदि ऐतिहासिक काल में हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, 2 सभ्यताओं को, एक सिंधु घाटी सभ्यता और एक वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है, सिंधु घाटी सभ्यता का, देखना भाई ध्यान से, आदि ऐतिहासिक काल ना दूसरा पढ़ रहे थे, आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है कितना भाई? तो 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इसमें हमको पढ़ना है 2 सभ्यताओं को। वो 2 सभ्यताएं कौन कौन सी हैं? तो एक है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सभ्यता, और दूसरी वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ठीक है ना। इनके टाइम पीरियड को आपको बताए थे कि इनका जो टाइम पीरियड है, ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की अलग अलग मत हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको एक वैज्ञानिक बताएंगे, का नाम होगा जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है, समय यानी कि टाइम पीरियड है, वो 2350 से 1750, ये सर्वमान्य भी है। पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा पूछा गया है कि किस व्यक्ति द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है 2350 से 1750 है, ठीक है ना। लेकिन इसका जो टाइम पीरियड है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक बताया गया है, ठीक है ना। और वैदिक काल का जो वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है, या वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का जॉन मार्शल, जॉन मार्शल द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है 2350 से 1750 से, लेकिन ध्यान दीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है
2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल खोज लिए गए हैं, इसमें 1500 से 1600 स्थलों को खोज लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, इस समय जो भी लोग रहा करते थे जिस क्षेत्र में, उसके अलग अलग क्या है स्थल है। कुछ लोग दूसरे जगह, कुछ लोग दूसरे जगह, ऐसे छोटी छोटी जगहों पे ये अपना कस्बा बना के रहते थे। और इस तरह से ध्यान दीजिएगा, इनके लगभग 1600 प्लस कस्बे मिले हैं। कस्बा माने समझ रहे हैं ना, स्थल, ठीक है ना। इनके कितने स्थल मिले हैं? 1600 प्लस, 1600 से भी ज्यादा, ठीक है ना। ध्यान देना, इसको हम बता दूं कि ये वैदिक काल को दो भागों में बांटा था। एक ऋग वैदिक काल, एक ऋग वैदिक वैदिक काल, और दूसरा उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इसका जो टाइम पीरियड है ऋग वैदिक काल का, इसका टाइम पीरियड कितना है? तो 1500 से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। सबको दिखाई दे रहा है, समझ में भी आ रहा है। और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है, 600 ईसा पूर्व तक। ये सारी जानकारी आपको हमने दे रखी है, ये सारी जानकारी हमने पिछले क्लासों में दे रखी है, ठीक है ना। सभी को पता है इतना सारा। उसके बाद से आपको बताए थे, ध्यान दीजिएगा, कि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है कितना है भाई? ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड है सर 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से 1950 ईसा पूर्व तक। प्रॉब्लम बताओ भाई, यहाँ तक समझ में आया था? या उसको 3 कालखंडों में बता था, एक एक करके हम देख रहे हैं कि हमको क्या पढ़ना है, ठीक है ना। हमने पिछले क्लासों में भी देख रखा है किस टॉपिक में, यानी कि किस इतिहास के कालखंड में हमको क्या पढ़ना है, ठीक है ना। हमने पाषाण काल को पढ़ रखा है कि पाषाण काल में कैसे मानव ने अपने जीवन को जिया और उनके रहन सहन, खान पान और पोशाक क्या थे, ठीक है ना। उसके आगे हम आए तो थोड़ा सा डेवलप देखोगे, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, यानी कि मानव सभ्य होता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है ना। और उसके बाद ऐतिहासिक काल में हम देखेंगे, तो ऐतिहासिक काल को हमने, ध्यान दीजिएगा, भागों में बांटा है। प्राचीन, 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 भारतीय इतिहास और मध्यकालीन, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। और ध्यान दीजिएगा, तीसरा है इसका आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। एनी प्रॉब्लम? ध्यान देना, ऐतिहासिक काल को हमने 3 भागों में बांटा। एक प्राचीन भारतीय इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और तीसरा आधुनिक भारतीय इतिहास, ठीक है ना। इनके टाइम पीरियड को देख लेना, इसके टाइम पीरियड क्या है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास का जो टाइम पीरियड है ये कितना है? तो 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक, ठीक है ना, 712 ईस्वी तक।
और मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो समय है वो 712 से, यानी कि 712 ईस्वी से ये कितना है, तो 1717 या 1707 लिखिएगा, 1707 1707 ईस्वी तक। ठीक है, जब औरंगजेब भारत से क्या हुआ, या औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा अंग्रेजों का शासन हुआ और अंग्रेज भारत में अपना क्या करने लगे, तो अपना शासन करना शुरू कर दिए। ठीक है ना, और यहाँ से भारत में बहुत सारे चेंजिंग आ गए। धीरे धीरे होकर ये क्या हो गई, इस भारत पे कंपनी शासन करना शुरू कर दी। ठीक है, आधुनिक इतिहास का जो टाइम पीरियड है ध्यान देना, 1707 ईस्वी से ध्यान दीजिएगा 1950, 1947 ही देता है, 50 तक ले लेते हैं क्योंकि हम आज़ाद, यानी कि वास्तव में हम गणतंत्र नहीं हुए थे। गणतंत्र गणतंत्र कहाँ हुए हैं, हाँ, तो 1950 में, 1950 में हो गए तो क्या चाहिए, गणतंत्र। ठीक है ना, तो इसलिए हम इतिहास को वहां तक लेकर चलेंगे क्योंकि भारत अपना खुद का संविधान क्या कर सके, बना सके। ठीक है ना, तो इस पोर्शन को अगर पढ़ेंगे भारतीय आधुनिक इतिहास को, तो आप संविधान के विकास को भी धीरे धीरे पढ़ चुके होंगे। और जब इतिहास हम पढ़ा देंगे तो आप देखेंगे कि संविधान हम आधा पढ़ चुके हैं, हाँ आधा कवर। संविधान का जो विकास हुआ है ना, वो इसी टाइम पीरियड में हुआ है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, सबको समझ में आ रहे थे इतने। आगे देखिएगा, हमने शुरू किया था कि इतिहास के साक्ष्य क्या हैं, आखिर हमने इतिहास को कैसे जाना, इतिहास हमको पता कैसे चला। तो इतिहास का जानकारी या इतिहास के बारे में हम जो भी पता चला है, उनके पुरातात्विक अवशेष से, या लिटरेचर यानी कि पुस्तकों से, या विदेशी यात्रियों के विवरण से, सारी चीज़ों के बारे में बता चुके हैं। इतिहास के जो हमारे क्या हैं, साक्ष्य हैं, किसको पढ़ने थे, इतिहास के साक्ष्य क्या हैं। ठीक है ना, प्रमाण क्या है। तो इतिहास के जो प्रमाण हमको मिला है, क्या मिला है भाई, इतिहास के प्रमाण, यानी कि प्राचीन भारतीय, देखो ध्यान से, हमने जो पिछले क्लासों में पढ़ रखा है उसके आगे हम चल रहे हैं, थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ा दिए कि उन बच्चों को भी समझ में आए जो हमें कहाँ देख रहे हैं, तो अपने फ़ोन पे देख रहे हैं, अपने लैपटॉप पे देख रहे हैं। ठीक है, चलो ध्यान देना। प्राचीन भारतीय प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत जो हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं, तो ध्यान देना। चलो, सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, यानी कि सोर्स क्या है हमारे इतिहास के समझने और पढ़ने का, या उनके पता लगाने का। तो पहला जो स्रोत है, यानी कि पहला हमें जो प्रमाण मिला है, वो उनके बनाए गए या लिखे गए या उनके यूज किए गए वस्तुओं से हम उनके बारे में क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं। जो भारतीय नहीं, किसी भी इतिहास को पढ़ोगे पहले, तो हम उनके यूज किए गए जो भी इंस्ट्रूमेंट थे, यानी कि उनकी वस्तुएं थी, उन्हीं को देखकर हम पता लगाएंगे कि उनकी जीवन शैली क्या रही होगी। ठीक है ना, हमारे इतिहास को पता लगाने के लिए जो हमारे अगली पीढ़ी के वंश आएंगे, वो हमारे फ़ोन देखकर, हमारे डिजिटल बोर्ड देखकर, हमारे क्लास की ये व्यवस्था देखकर समझेंगे कि हमारे जो पूर्वज थे कैसे थे। तो हम भी अपने पूर्वजों के इंस्ट्रूमेंट को देखकर समझ रहे हैं कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, यानी कि अतीत में वो रहते कैसे थे, उनका रहन-सहन क्या था, उनकी जो पोशाक थी, उनके खान-पान थे वो कैसे थे, आखिर वो यूज़ क्या करते थे उस समय। तो जो यूज़ करते थे, ध्यान दीजिएगा, उसी चीज़ को जो बच गया है, हमें मिला है, उसे कहा जाता है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है ना? उसकी वजह से हमारे पास एक स्रोत है, क्या चीज़, साहित्यिक स्रोत। हमारे जो पूर्वज थे, लिख जो भी चीज़ लिख कर रखे हैं, तो वो बताता है कि उस समय वो क्या करते थे। हम अपने समय में अपनी किताबें लिख रहे हैं, अपनी जो भी चीज़ें हम अपने बना रहे हैं,
किताबें या हमारे नोट्स जो भी हैं, अगर आगे चलकर मिलेंगे लोगों को, तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय क्या किया था, यानी कि हमारे समय में क्या क्या था। हमारे समय में जो भी वस्तुएं दिख रही हैं, ये हमारे प्रमाण को दिखाती है। हमारे रहन सहन खान पान, हमारे पोशाक को, सभी चीजों को ये दिखा रही है। हमारी सभ्यता जो हम यूज कर रहे हैं, यूज करने वाली वस्तुएं, ये कपड़ा मिलेगा हमारे फ्यूचर में। हमारी मान लेते हैं जो सभ्यता हम जी रहे हैं, जिस सभ्यता में हैं, अगर हमारी सभ्यता खत्म हो जाए और फिर से यहाँ पे एक नई सभ्यता आए, तो इस सभ्यता को जानने के लिए कहीं ना कहीं हमारे अवशेष मिलेंगे, हमारी हड्डियां मिलेंगी, हमारे यूज किए गए मटेरियल मिलेंगे, और यही तो हमारे प्रमाण होंगे इतिहास के कि हम कैसे जीवन जीते थे अपने इस टाइम पीरियड में। ठीक है ना। तो वैसे ही हमें जो मिला, उससे हमने अनुमान लगाया, उस चीज को समझा, और पता लगाया कि उस समय के लोग कैसे रहा करते थे। क्या था दूसरा? तो दूसरा सर हमारा स्रोत है साहित्यिक स्रोत। ठीक है ना। और तीसरा हमारा हम स्रोत है इतिहास को समझने जानने का, वो है हमारा क्या चीज? तो विदेशी यात्रियों के विवरण। यानी कि जो भी विदेशी यात्री भारत को घूमने के लिए आए, तो अपने पुस्तक, अपने किताबों में क्या कर गए? तो यहाँ के शासन प्रशासन की व्यवस्था को लिख के गए, या यहाँ के लोगों के भावनाओं को समझ कर गए, तो अपने पुस्तक में डाल कर गए। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, पुरातात्विक, ये पुरातात्विक जो स्रोत है, इसमें मिला हमको क्या क्या? पुरातात्विक स्रोत में मिला क्या? तो सर उस समय जो वस्तुएं यूज होंगी, तो यूज करते क्या थे? तो ये सब ध्यान दीजिएगा, उस समय भी ध्यान दीजिएगा, अपने रिकॉर्ड को बनाने के लिए, अपने समय में जो कार्य करते थे उसको दिखाने के लिए, ये अभिलेख लिखाया करते थे। अभिलेख के बारे में बताए थे कि अभिलेख क्या होता है। तो अभिलेख क्या होता है भाई? तो अपने रिकॉर्ड को क्या कर देना, तो उसे संग्रहित कर देना या सबमिट कर देना कहीं। ठीक है। तो ये क्या करते थे कि अभिलेख लिखवाया करते थे। ध्यान दीजिएगा, अभिलेख होते हैं 3 प्रकार के। अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? तो अभिलेख 3 प्रकार के होते हैं। इन तीनों प्रकार के अभिलेखों को समझते हैं। कौन कौन से अभिलेख थे? तो ध्यान देना, अभिलेख एक होता है शिलालेख। कौन सा होता है भाई? शिलालेख। शिलालेख। दूसरा होता है स्तंभ लेख। स्तंभ लेख। और तीसरा तो गुहा लेख। गुहा लेख। गुहा लेख का मतलब क्या होता है? गुहा लेख सबको समझ में आ रहे हैं? देखा, जो अभिलेख हमको मिला है 3 प्रकार के मिले हैं। एक शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। शिलालेख का मतलब होता है ना कि आप लोग देखे होंगे कि जब भी आपके ग्राम में या आपके शहर में जो भी कार्य कराए जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं हम संगमरमर पे या किसी पत्थर को कटवा के उसके बारे में हम नोट करा देते हैं कि हमारे बारे में जाने, लोग जाने कि हमने अपने समय में क्या किया है। जैसे आपके क्षेत्र में जो भी प्रधान या चेयरमैन या एमएलए होगा या सांसद होगा, वो अपने क्षेत्र में जो भी कार्य कराते होंगे, उसके बारे में कहीं ना कहीं वो नोट कराते होंगे। एक पत्थर, बड़े से पत्थर को कटवा कर उस पर लिखवाते होंगे वो सब। वैसे ही पहले के लोग भी अपने कार्यों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, अतिथि को बताने, अपने फ्यूचर को दिखाने के लिए, अपने क्या चीज, वंश को दिखाने के लिए ये क्या करते थे? अंकित कराते थे। जो अभी भी क्या हुए हैं, मिले हैं। जैसे आपको देखे होंगे अशोक के क्या चीज, अशोक के शिलालेख, स्तंभ लेख। ठीक है ना। जो ध्यान दीजिएगा, अशोक के सारनाथ का स्तंभ लेख है, उसका शीर्ष भाग को हमारे भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह माना गया है। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह क्या है हमारा? तो अशोक स्तंभ का शीर्ष भाग। ठीक है ना। तो शिलालेख समझ में आया, शिलालेख क्या है? बताओ भाई। शिलालेख समझ में आ गया ना क्या है? शिलालेख है सर, बड़े से पत्थर को क्या करके, कटवा के अपने बारे में लिखवा देना, शिलालेख। ठीक है ना। स्तंभ क्या होता है? तो पत्थर के एक पिलर को कटवा कर, पत्थर के एक पिलर कटवा कर
उस पे अपने बारे में लिखवाना, ठीक है ना। पत्थर के पत्थर के एक पतले पिलर को बनवाकर अपने बारे में लिखवाना क्या होता है, तो स्तंभ लेख। स्तंभ मतलब पतले पिलर, यानी पिलर पे लिखवाने को ध्यान दीजिएगा कहा जाता है स्तंभ लेख, ठीक है। जैसे देखे होंगे कि सड़कों पे जाते जाते दिखता होगा कोई पिलर लगा होता है और उस पे लिखा होता है कि सोनीपत 15 किलोमीटर दूर, ठीक है ना। यहाँ से दिल्ली 250 किलोमीटर दूर। ये रोड के अगल बगल पिलर लगा के लिखे होते हैं। तो वो पिलर पे लिखा गया है ना, तो उस लिखे हुए चीज को कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, स्तंभ लेख। और ध्यान दीजिएगा उस समय जो राजा महाराजा थे अपने साधु महात्माओं के लिए वो बनवाते थे गुफा, कि जो साधु महात्मा है अपने तपस्या करने के लिए या अपने एकांत जीवन को जीने के लिए सही से रह सके। और उनके लिए क्या बनवाते थे, तो गुफा। और जब गुफा बनवाते थे तो उसके बारे में लिखवाते थे कि मैं फलाना ये गुफा बनवाया और इन साधु महात्माओं के लिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। किसी को दिक्कत समझ में आया। शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। गुहा लेख क्या होता है, तो गुफाओं पे अपने बारे में लिखवाना होता है क्या चीज, गुहा लेख, ठीक है ना। दूसरा जो पुरातात्विक स्रोत मिला उस समय में यूज की जाने वाली सिक्के, उस समय यूज की जाने वाले सिक्के या मुद्राएं, इससे ये पता लगाया गया कि जो हमारे अतीत के लोग थे, यानी कि हमारे पूर्वज थे, वो उस समय भी अपने व्यापार या व्यवसाय को करने के लिए सिक्के का प्रयोग करते थे। इस समय भी हम क्या कर रहे हैं, मुद्राओं का प्रयोग कर रहे हैं, करेंसी, ठीक है ना। उस समय भी था, ठीक है ना। और उनके द्वारा ध्यान दीजिएगा बनाए गए स्मारक, भवन या मूर्ति, इनसे भी मिला है। मान लेते हैं कि हम इस समय जो भी मूर्तियां बनाएंगे अपने रहन सहन के हिसाब से बनाएंगे। मान लेते हैं कि जो भी मूर्ति हम बनाएंगे तो उसमें जो कपड़े का डिजाइन लगाएंगे वो इस समय का लगाएंगे जो भी हम यूज कर रहे हैं। और पहले के लोग जो जिस कपड़े का यूज करते थे, जैसा पोशाक था, उस कंडीशन में अपने मूर्तियों को बनाए। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे पूर्वज कैसा पोशाक धारण करते थे, है कि नहीं। कैसा पोशाक धारण करते थे, हवन से ही आपको पता चलेगा कि उनके रहने का घर कैसा था या स्मारक से, ठीक है ना। और मिले हमको चित्रकला, उस चित्रकला से पता लगाया जा सकता है कि उस समय वस्तुएं क्या क्या थी। जैसे आप लोग देखे होंगे कि इस समय जब भी दीवारों पे बनता है या कोई कोई चित्रकार बनाता है तो इस समय के वस्तुओं को बनाता है कि नहीं। तो उस समय भी जो चित्रकार होंगे उस समय के वस्तुओं को बनाते होंगे कि उस जो भी वस्तु प्रयोग में लाई जाती होगी उसको बनाते होंगे। तो इस चित्रकला से पता लगाया गया कि उस समय के लोग क्या क्या यूज करते थे, ठीक है ना। और बाकी मिले हैं अवशेष। अवशेष का मतलब होता है कि टूटी फूटी वस्तुएं, पूरा नहीं मिला है लेकिन टूटी फूटी वस्तुएं मिली हैं, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि उस समय भी ये चीजें थी, ठीक है ना। जैसे डायनासोर के बारे में बताया था कि डायनासोर के अवशेष मिले हैं। डायनासोर के क्या मिले हैं, अवशेष। तो डायनासोर के अवशेष का मतलब होता है कि उसका बचा हुआ भाग, पूर्णता नहीं मिला है, पूरे सही ढंग से नहीं मिला है, लेकिन उसके कुछ भाग हमें मिले हैं, ठीक है ना। तो टूटे हुए भाग को मिलने को कहा जाता है अवशेष। अवशेष मतलब कि थोड़ा सा उसका क्या चीज, भाग, ठीक है ना। आगे देखना, आगे देखना ध्यान से। इसमें से ध्यान देना, पढ़ते हैं शिलालेख, अभिलेख। अभिलेख बताए थे कि अभिलेख सबसे इम्पोर्टेंट है, भारतीय इतिहास को पढ़ना है तो अशोक के क्या चीज, अभिलेखों को। भारतीय इतिहास को जानना है तो सबसे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, तो सर इम्पोर्टेंट हो जाता है अशोक के अभिलेख। और अशोक के अभिलेख हम बताए थे कि दो ही प्रकार के मिले हैं। अशोक के अभिलेख कितने प्रकार के, दो, एक शिलालेख और एक स्तंभ लेख, ठीक है ना। ऐसी बात नहीं है कि उसके गुहालेख नहीं मिले हैं, लेकिन इसने खुद रचना उसकी नहीं की है,
इसके जो रचना करने वाले जो अभिलेख हैं दो ही हैं, एक शिलालेख और स्तंभ लेख। लेकिन आपको बताऊंगा कि अशोक की जानकारी सर्वाधिक या सबसे ज्यादा जो मिली है, एक गुहा लेख है जिसका नाम है, ध्यान देना, कलिंग गुफा अभिलेख। कलिंग गुफा, कलिंग, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन बना है, कलिंग उड़ीसा का पुराना नाम है। कलिंग किसका नाम है? उड़ीसा का पुराना नाम। तो कलिंग गुफा अभिलेख, ध्यान दीजिएगा, लिखवाने वाला जो शासक था उसका नाम था, ध्यान दीजिएगा, खारवेल। क्या था? खारवेल। और खारवेल ने अशोक की जो जानकारी है उस कलिंग गुफा अभिलेख पे क्या किया है? लिखवाया है, अंकित कराया है। ठीक है ना? थोड़ा सा हम जानकारी देंगे आपको, ये अशोक के जो अभिलेख हैं, खारवेल, क्या था? खारवेल। ठीक है ना? कौन सा गुफा है? कलिंग गुफा अभिलेख। कहाँ पड़ता है? तो वर्तमान में उड़ीसा में। उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग है। किसी को दिक्कत? चलो आगे देखना। अशोक के जो अभिलेख मिले हैं कितने प्रकार के? दो। कौन कौन से? तो सर, स्तंभ, स्तंभ लेख, और एक एक सर शिलालेख। ठीक है ना? ठीक है ना? इसके जो, ध्यान दीजिएगा, अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख मिले हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन बड़े वाली की बात किया जाए तो बड़े स्तंभ लेखों की संख्या है 7, और बड़े शिलालेखों की संख्या है कितनी? 14। किसका दुगुना? किसका? स्तंभ लेख के दुगुना क्या है? शिलालेख है। और इन्हीं शिलालेख स्तंभ लेख को अगर हम पढ़ लें तो भारतीय इतिहास के बारे में आप जान जाएंगे। ठीक है ना? उस समय क्या किया था। एक बात और बताएंगे आपको कि ध्यान दीजिएगा, अशोक के मास्की और गुजरा अभिलेख जो है, इसमें अशोक ने अपने नाम लिखवाए हैं। क्या चीज? तो प्रियदर्शी। प्रिय, प्रियदर्शी का मतलब होता है देवताओं का प्रिय, देवताओं का। तो अशोक जब स्तंभ लेख या शिलालेख लिखवाता था तो अपने नाम को प्रियदर्शी लिखवाता था। मैं प्रियदर्शी ये सड़क बनवा रहा हूँ आगरा से दिल्ली। ठीक है ना? आगरा टू दिल्ली। ठीक है? तो जो भी कार्य करता था उसके बारे में वो क्या कर रहा था? तो अंकित कराता था। एक बात और याद रखिएगा कि अशोक ने शिलालेख लिखवाने की जो परंपरा सीखी, वो ध्यान दीजिएगा, एक सीरिया का राजा था, ईरान क्षेत्र का। ईरान बहुत ही बड़ा क्षेत्र था। ईरान क्षेत्र का एक राजा था जिसका नाम था, क्या चीज? उसका नाम था, क्या नाम था भाई? उसका नाम ध्यान दीजिएगा, अभी उसका नाम हम बता देते हैं, थोड़ा सा ध्यान पे आता है तो। हखमनी वंश का शासक था। हखमनी वंश का शासक था वो, जिसने, ध्यान दीजिएगा, हखमनी वंश के शासक से, वो ईरान का रहने वाला शासक था, हखमनी वंश का वो शासक था, उससे प्रेरित होकर, प्रेरित माने समझ रहे हैं ना, उससे प्रेरित होकर इसने ये अभिलेख लिखवाने शुरू किए थे। और ध्यान दीजिएगा, स्तंभ लेखों की संख्या 7 और शिलालेख की इनकी संख्या कितनी है? 14 है। ठीक है ना? किसी को दिक्कत? इसमें हम बताए थे आप लोगों को, ध्यान देना, कि अशोक के जो शिलालेख है, अशोक के जो शिलालेख है, इसमें लिपियों का ध्यान रखा गया, यानी कि भाषा का ख्याल रखा गया। अशोक, ध्यान दीजिएगा, जो स्तंभ लेख या शिलालेख लिखवाया, उसने बखूबी भाषा का ध्यान रखा। ध्यान भाषा का इसलिए रखा क्योंकि इस अशोक की जो राज्य व्यवस्था थी, इसका संबंध मिस्र तक था। इसका संबंध कहाँ तक था? मिस्र तक। और इसके कारण ध्यान दीजिएगा, मिस्र भारत से बहुत दूर है और बीच में बहुत सारे देश पड़ते हैं, इसलिए वो उस देश तक क्या रखा? भाषा का मर्यादा रखा। और वहां तक इसने अपने क्या रखे? शिलालेख स्तंभ लेख लगवाए। ठीक है ना? तो ये बताइए बताइए कि अगर मान लेते हैं कि सीरिया तक अपने स्तंभ लेख लिखवाना है, यानी सॉरी मिस्र तक, तो क्या हम अपनी भाषा वहां पे लिखवा सकते हैं? अब थोड़ा सा समझिए,
कि अभी भारत का ही ले लेते हैं, तो क्या हम तमिल में जाकर क्या हम मराठी में अभिलेख लिखवा सकते हैं? लिखवाने से फायदा ही ना होगा। उन लोगों को समझ ही में ना आएगा तो हमको लिखवाने से फायदा क्या है? ठीक है ना? अगर हम हरियाणा में आकर अगर तमिलनाडु में अभिलेख लिखवा दें तो आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो हमको लिखवाने से फायदा मिलेगा क्या? अरे अभी को तो बताना है कि मैंने ये कार्य किया या मैं ये करने वाला हूँ। तो जो भी लिखवाऊंगा आपके भाषा में लिखवाऊंगा ना, कि आपके तक हमारी बातों को पहुंचा सकूं या आपके तक हमारी बातें पहुंच सके, है कि नहीं? तो अशोक ने अपने शिलालेख या स्तंभ लेख में भाषा और लिपि का ध्यान रखा। किसने? ध्यान दीजिएगा, अशोक ने अपने अभिलेखों में 4 लिपियों का प्रयोग किया। कितने लिपियों का प्रयोग किया है? 4। उन चारों लिपियों के बारे में मैं बता दूं, ध्यान दीजिएगा। अशोक ने अपने अभिलेखों में 4 लिपियों का प्रयोग किया है। क्या होता है भाई? लिपि। हाँ जी, सही है। और एक ध्यान दीजिएगा, क्षेत्र। लिपि और क्षेत्र। अशोक द्वारा लिखवाए गए लिपि और क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा। उसने लिपि का बखूबी ध्यान रखा। लिपि माने समझ रहे हैं आप लोग? लिपि माने जिसमें हम लोग अपने लिखा पढ़ी वाला लिखा, यानी कि लिखा पढ़ी का क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। हमारी जो लिपि है वर्तमान में जो लिख रहे हैं हिंदी, ये देवनागरी है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि में। और जो अंग्रेजी लिखते हैं हम लोग किस लिपि में लिखते हैं? रोमन। तो वैसे ही अशोक, यानी कि प्राचीन समय में जो भाषाएं थी उनकी अलग अलग लिपियां थी। ठीक है ना? तो अशोक ने जो लिपि का प्रयोग किया, उसको 4 लिपियां मिली। कौन कौन सी लिपि मिली है? तो पहली मिली है ब्राह्मी। ब्राह्मी। दूसरी मिली है हमको खरोष्ठी। खरोष्ठी। और तीसरी मिली है अरमाइक। अरमाइक। और चौथी मिली है, ध्यान देना, ग्रीक। ग्रीक। 4 लिपि हमको क्या मिला है? अशोक के अभिलेखों में इन चारों लिपियों के बारे में हमने कल बता रखा है। ठीक है ना? इनके क्षेत्र देखिएगा। तो अगर भारत का एक रफ फिगर बना दें आपको समझने के लिए, तो ध्यान दीजिएगा, ये भारत का रफ क्या है? तो फिगर है। भारत ऐसा है तो समझ जाइए कि सर हाँ ये ऐसा ही तो है। भारत कैसा है? तो ऐसा ही है। समझ में आ रहा है ना जी? भारत है छोटा भारत। ठीक है ना? प्यारा भारत। हमारा छोटा प्यारा भारत ना जी। देखना, इस लिपियों को देखिए तो सर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे कि सर भारत, ये भारत है। ठीक है ना? ये भारत है। ये आपका यहाँ दिख रहा है तो ये पाक पाकिस्तान है। ठीक है ना? उसके बाद से आपको दिखा दूं तो ध्यान देना, यहाँ पे अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान। ठीक है? और उसके बाद से इससे थोड़ा सा दूर दराज में आप देखेंगे तो ये मिलेगा आपको, क्या चाहिए? तो सर ग्रीक, यानी कि तुर्की। तुर्की, या इसी को कहा गया है, क्या चाहिए? ग्रीक। किसी को दिक्कत? 4 देश सामने आए हैं और इसलिए अशोक ने अपने अभिलेखों में 4 भाषाओं का क्या किया है? प्रयोग रखा है, प्रयोग किया है। ठीक है ना? दिख रहा है सभी को? चलो ध्यान देना, देखना ध्यान से। तो आपको बता दूं ये 4 लिपि हैं और 4 देश है। इनको सजाने का क्रम ध्यान से देखना, याद करा देंगे क्लास में। भारत में लोग ब्राह्मण, भारत में क्या है? ब्राह्मण कहाँ पाए जाते हैं? भारत में। तो ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मी। ब्राह्मी कहाँ पे? भारत। खरूस कहाँ के लोग हैं? खड़ूस कहाँ के लोग होते हैं? पाकिस्तान। तो खरोष्टी? पाक। अब तो अरमाइक का मतलब होता है अ से अरमाइक, अ से अफगानिस्तान। अ से अरमाइक, अ से अफगानिस्तान।
अरमाइक कहाँ पे? अफगानिस्तान। और तुर्की, ध्यान दीजिएगा, तुर्की को ग्रीक कहा जाता है, और ग्रीक जो लिपि का प्रयोग हुआ है यानी कि ग्रीक क्षेत्र में यानी कि तुर्की में। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रीक लिपि का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो सर ग्रीक में, या ब्रैकेट में। इस तुर्की से अगर पेपर में क्वेश्चन बनते हैं तो आपको बता दूं कि इस तुर्की के बहुत सारे नाम मिलते हैं। तुर्की के पेपर में बहुत सारे नाम मिलते हैं, ध्यान देना। इस तुर्की को ध्यान देना बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है पेपर के दृष्टिकोण से। अभी पेपर में क्वेश्चन एक आया था कि एशिया माइनर किसे कहते हैं? एशिया माइनर के नाम से किसे जाना जाता है? तो एशिया माइनर किसे कहा जाता है? तुर्की को। ध्यान देना, एशिया माइनर किसे कहा जाता है? तुर्की को। इसी तुर्की को ध्यान दीजिएगा एक और नाम दिया गया, यूरोप का मरीज। यूरोप का मरीज, यूरोप का मरीज। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। दो नाम आपको पता चल गया है। इस तुर्की को ही प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? ग्रीक। और इसी तुर्की को ध्यान दीजिएगा एशिया माइनर कहा जाता है, और यही तुर्की यूरोप का मरीज है, इसका उपनाम है, ठीक है ना। इसका यूरोप का मरीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये यूरोप का अनडेवलप्ड देश है, ठीक है ना। यूरोप जो है ना, सभी विकसित देशों का क्या है, वो महाद्वीप है। लेकिन एक तुर्की वहां पे ऐसा देश है जो विकसित नहीं हुआ है। क्या है ये? विकसित नहीं है, ठीक है ना। तो इन चीजों को समझ गए, ध्यान देना। अभी भी फिर याद करा देते हैं। अशोक ने अपने अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग कहाँ किया है? भारत, खरोष्टी पाकिस्तान, और अरमाइक अफगानिस्तान, और ग्रीक, तो ग्रीक सर तुर्की में, ठीक है ना। किसी को दिक्कत? समझ में आ रहा है सभी को प्रॉपर? एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? नो प्रॉब्लम, होना ही नहीं चाहिए सर। चलो ध्यान दो। प्राचीन समय में ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना बाबू, ध्यान देना। 4 लिपियों का प्रयोग कराया। 2 लिपि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। वो कौन कौन सी लिपि है भाई? तो वो लिपियों को ध्यान देना। इन लिपियों को ध्यान देना कि सर ये ब्राह्मी लिपि, ध्यान देना, बाएं से दाएं लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं, और जो खरोष्टी है ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। ये दोनों पॉइंट को लिख लेना, ठीक है ना। किसी को दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं, देखना ध्यान से। प्राचीन समय में ध्यान देना, अशोक ने जो अपने शिलालेखों में भाषा का प्रयोग किया वो प्राकृत था। क्या था जी? प्राकृत। अशोक ने अपने अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया है? प्राकृत भाषा का। लेकिन ध्यान देना, सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख यानी कि 2500 ईसा पूर्व के हड़प्पा कालीन जो मुहर मिला है, उस मुहरों पे जो लिपि मिली है हमको, वो भाव चित्रात्मक लिपि मिली है। भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक लिपि समझ रहे हैं आप लोग? सर ऐसी लिपि जिससे अपने भावनाओं को क्या कर सके, हाँ, बता सके या समझा सके, ठीक है ना। किसी को दिक्कत? उसके बाद से आपको बताया थे, आगे देखना, ये सारे चीज पढ़ा दिए थे। बोलो भाई, आगे देखो, 1 मिनट आपको कराने थे, ध्यान दीजिएगा। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अभिलेख, महत्वपूर्ण अभिलेख, 2-4 महत्वपूर्ण अभिलेख है, देख लो ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। जो आपको उड़ीसा का ध्यान दीजिएगा बता रहे थे, कलिंग अभिलेख, यानी कि कलिंग का जो हाथी गुफा अभिलेख है, ध्यान दीजिएगा, इसी के बारे में बता रहे थे। कलिंग का क्या है जी? तो हाथी गुफा अभिलेख जो है वो ध्यान दीजिएगा कहाँ है? तो कलिंग में है। और इसका जो लिखवाने का कार्य किया वो राजा था जिसका नाम था खारवेल। तो ध्यान देना, कलिंग का हाथी गुफा अभिलेख लिखवाने वाला कौन है? खारवेल।
उसके बाद से ध्यान देना, ये जूनागढ़ का जो अभिलेख है, इस जूनागढ़ यानी कि गिरनार का अभिलेख लिखवाने वाला, गिरनार कहाँ है? गिरनार कहाँ है? गुजरात में, ठीक है ना। तो ये जो जूनागढ़ का जो अभिलेख लिखवाया वो था कौन? रुद्रदामन। रुद्रदामन। ध्यान दीजिएगा, सुदर्शन झील के बारे में जो जानकारी मिली है इस जूनागढ़ अभिलेख से मिली है, जूनागढ़ अभिलेख से, कि इसका निर्माण किसने कराया और इसकी दोबारा मरम्मत किसने कराई। इसका आपको बता दूं कि दोबारा इसकी मरम्मत कराने वाला जो कार्य किया अशोक ने किया था। उसके बाद से आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को लिखवाने वाला जो व्यक्ति था, ध्यान दीजिएगा, वो समुद्रगुप्त था। और इसको लिखने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? तो इन्हीं का राजकीय कवि, जिसका नाम था, ध्यान देना, क्या नाम था? समुद्र का राजकीय कवि का नाम क्या था? कोई बता सकता है? बताओ। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखवाया था? समुद्रगुप्त राजा था ना। कब? हाँ, उसी के समय में लिखवाया था। इसका राजकीय कवि, इसका राजकीय कवि, हाँ, राजकीय कवि। उसके बाद से देखना, एहोल अभिलेख को लिखवाने वाला कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय। और इसके रचना करने वाले रवि कीर्ति थे। कौन थे? रवि कीर्ति। प्रगा हाँ, हरिशेर। ध्यान देना, राजकीय कवि समुद्रगुप्त का राजकीय कवि कौन था? हरिसेन। और हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को क्या किया था? लिखा था। जो ये समुद्रगुप्त के क्या थे? ये राजकीय कवि थे। राजकीय कवि थे। तो आपको पूछेंगे कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस व्यक्ति से संबंधित है, तो किस व्यक्ति से संबंधित है? और पूछेंगे कि इसके लिखने वाला, तो कौन था इसको लिखने वाला? हरिशेन। एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख के बारे में बताएंगे कि उत्तर भारत का एक राजा आएगा, जो, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण में हमला करेगा, जिसका नाम होगा हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन और इस पुलकेशिन द्वितीय के बीच में लड़ाई होगा। और उस सारी लड़ाई की जानकारी कहाँ से मिली है? तो एहोल अभिलेख से, जिसका रचना किसने किया है? रवि कीर्ति ने। ठीक है ना। तो ये सारे अभिलेख हैं। आगे हम बहुत सारे अभिलेख को पढ़ने वाले हैं। ये सारे अभिलेख आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। और भी है, दिखा दें? थोड़ा सा और है, इसको खत्म कर लो, ठीक है ना। देखना, जो इम्पोर्टेंट है जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लिखवा देते हैं, ठीक है ना। जल्दी लिखो, नोट डाउन कर लो। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन लेकर नहीं आना है पेपर का। यहाँ पे पेपर का टेंशन साल भर के बाद, एक साल के बाद लेकर आना है। और एक साल के बाद हमसे कहना है कि सर हमको ये छूट गया, वो छूट गया, तो हम बताएंगे कि है, ठीक है ना। चलो ध्यान दो, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है, ध्यान देना, हितरी या जूनागढ़ अभिलेख। ये किसके हैं जी? स्कंद गुप्त। इसमें ध्यान दीजिएगा, बताया गया है हुणों के जो आक्रमण थे इसके बारे में। हुणों के आक्रमण, ध्यान दीजिएगा, समुद्रगुप्त के समय, अरे, स्कंद गुप्त के समय में हुआ था। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली है? तो भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख से। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। ध्यान दीजिएगा, इसी जूनागढ़ अभिलेख में इस हुणों को मलेच्छ कहा गया है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मलेच्छ। ध्यान दीजिएगा, जूनागढ़ अभिलेख में मलेच्छ किसको कहा गया है, या हुणों को जूनागढ़ अभिलेख में किस नाम से प्रदर्शित किया गया है? तो मलेच्छ के नाम से, ठीक है ना। उसके बाद से आपको इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो अभिलेख है, हरहुत अभिलेख। हरहुत अभिलेख किसका है भाई? हरहुत अभिलेख बताओ।
भरहुत अभिलेख किसका है? शुंग नरेश। शुंग नरेश, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। शुंग नरेश या शुंग नरेण शब्द कूदने होने के से शुंगों का द्वार निर्माण हुआ है। शुंगों का द्वार यानी कि शुंग वंश की जानकारी हमारा ध्यान दीजिएगा। शुंग आगे पढ़ेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। जब मगध साम्राज्य तो उसमें शुंग को पढ़ेंगे और उन शुंग की जानकारी कहाँ से मिली है? भरहुत अभिलेख से। ठीक है ना? तो ये आपके क्या है? एरर अभिलेख भी देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। एरर अभिलेख किसका है जी? तो एरर अभिलेख ध्यान देना, भानुगुप्त। भानुगुप्त के बारे में बताया गया है। ठीक है ना? ये महत्वपूर्ण अभिलेख, सारे अभिलेख को पढ़ना नहीं है हमको। ठीक है ना? जो भी इंपॉर्टेंट अभिलेख है उनको पढ़ना है। अब बाकी हम इस राज्य व्यवस्था को जब पढ़ाएंगे ना, राज्य व्यवस्था यानी कि राजाओं के शासनकाल, तो उसमें ये सभी अभिलेख आपको दिखते हुए क्या होंगे? प्रतीत होंगे। सभी अभिलेख आपको क्या होंगे? ये दिखेंगे। तो एक बार सामने आप लोग को इस समय दिख गया और आगे चलकर फिर दिख जाएगा तो आपको क्या दिक्कत है? याद होना चाहिए ना। और जब भी क्लास स्टार्ट होगा कोई भी चीज का तो थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है ना? स्टार्टिंग करने में, ट्रेन को भी स्टार्ट होने में समय लगता है। और जब स्टार्ट होती है ना, तो जब चलना शुरू करती है तो हवा जोड़ों का लगता है। ठीक है ना? तो वैसे ही इसमें भी होगा। अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि सर स्लोली स्लोली, लेकिन स्लोली स्लोली चलने का कारण है कि आपको सारे चीज याद हो जाए। और जब स्पीड पकड़ेंगे तो आप खुद कहेंगे सर और स्लो, थोड़ा सा और धीरे चलिए। ठीक है ना? चलो कोई बात ना। धन्यवाद आप लोगों को, कितने शांति से आपने क्लास अटेंड किया। ठीक है? जय हिंद, जय भारत। क्लास को क्या करते हैं? समाप्त।